प्यारे छात्रों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 बल तथा गति के नियम का यह ऑब्जेक्टिव लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, किसी गुटके का द्रव्यमान 2 kg है। 1 kg के ठीक उसी प्रकार के गुटके की तुलना में उसका जड़त्व होगा। 2 गुना होगा, समान होगा, आधा होगा, दोनों में से कोई संबंध नहीं। ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। तो गुटके का द्रव्यमान यहाँ पे हम 2 kg देख रहे हैं और 1 kg के ठीक उसी प्रकार के गुटके की तुलना में उसका जड़त्व पूछ रहा है। तो ये जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पे निर्भर करता है। अगर द्रव्यमान 2 गुना होगा तो जड़त्व भी 2 गुना होगा। द्रव्यमान आधा होगा तो जड़त्व भी आधा होगा। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा, जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ 2 kg जो है 1 kg का 2 गुना है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 गुना होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन है, किसी गुटके का द्रव्यमान 2 kg है तो 1 kg के ठीक उसी प्रकार के गुटके की तुलना में उसका जड़त्व क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा 2 गुना। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी एक पिंड के विराम के जड़त्व का निर्धारण किस भौतिक राशि से होता है? विराम का जड़त्व हो या फिर गति का जड़त्व हो, ठीक है, जड़त्व का निर्धारण जब भी होगा वो द्रव्यमान से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर किस बल से खींचती है? ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी किसी वस्तु को अपने ओर गुरुत्व बल से खींचती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गुरुत्व बल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंका जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? गति के उच्चतम बिंदु पर आप लोग देखे होइएगा, किसी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जब वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो धीरे धीरे उसकी गति धीमी होती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वहाँ वस्तु कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है। तो उस टाइम उसका वेग 0 हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। तो इसके उच्चतम बिंदु पर इसका वेग क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी पिंड पर बल का आरोपण केवल तभी हो सकता है जब हम पिंड के संपर्क में हो। यह कथन असत्य है और स्पष्ट है, गति के नियमानुसार है। अब यहाँ क्वेश्चन का कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसी वस्तु पर बल तभी लगा सकते हैं जब हम उस वस्तु के संपर्क में हैं। तो क्या ऐसा कहना सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, असत्य है। क्योंकि चुंबकीय बल में क्या होता है कि बिना संपर्क किए हुए वस्तु पे बल लग जाता है। ठीक है। तो चुंबकीय बल के लिए ये नियम काम नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही ऑप्शन होगा, आंसर असत्य है होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि पृथ्वी द्वारा किसी संचार उपग्रह पर 1000 न्यूटन का बल आरोपित हो तो उस उपग्रह द्वारा कितना बड़ा प्रतिक्रिया बल पृथ्वी पर लगाया जाता होगा? न्यूटन का तृतीय गति का नियम कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों आपस में समान होता है लेकिन दिशा में विपरीत होता है। तो यहाँ पे 1000 न्यूटन का बल लगा रहा है तो प्रतिक्रिया भी 1000 न्यूटन का ही होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1000 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अचर बल नियत द्रव्यमान वाले पिंड पर लगकर कैसी गति पैदा करेगा? नियत त्वरण वाला, नियत वेग वाला, नियत संवेग वाला और नियमित गति। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नियत त्वरण वाला।
चूँकि नियत द्रव्यमान वाले पिंड पर लग रहा है इसलिए नियत त्वरण वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रुकी हुई ट्रेन जब अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, इसकी व्याख्या किस आधार पर करते हैं? आरोपित बल, आरोपित त्वरण, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व। ठीक है, आरोपित बल आरोपित त्वरण तो नहीं होगा, ये जड़त्व की घटना है, तो देखते हैं विराम का जड़त्व होगा कि गति का जड़त्व होगा। यहाँ पे रुकी हुई ट्रेन है, ट्रेन रुकी हुई है तो उस पर सवार व्यक्ति का शरीर विराम अवस्था में रहता है। जब ट्रेन चलती है तो नीचे का भाग गति में आ जाता है लेकिन ऊपर का भाग विराम की अवस्था को ही बनाए रखना चाहती है, जिसके कारण यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। तो विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा विराम का जड़त्व, ऑप्शन सी। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 9 है, चलती ट्रेन जब अचानक रुक जाती है तो यात्री को आगे की ओर झटका लगता है, इस तथ्य की व्याख्या किस आधार पर कर सकते हैं? जब ट्रेन चल रही होती है तो आदमी का शरीर भी जड़त्व के कारण गतिमान अवस्था में रहता है। जब अचानक ट्रेन रुकती है तो रुकने के कारण क्या होता है कि नीचे का जो भाग है शरीर का वो विराम अवस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपर का भाग गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, इसलिए व्यक्ति को आगे की ओर झटका लगता है। तो चूंकि ऊपर का भाग गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा गति का जड़त्व। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, गति का जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 10 है, बल का अनुभव हम कैसे करते हैं या बल का अनुभव हमें कैसे होता है? बल का अनुभव हमें कैसे होता है? देखकर, महसूस कर, पिंड में होते परिवर्तन से, परिकलन से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पिंड में होते परिवर्तन से। जब पिंड में परिवर्तन होगा तो हम कह सकते हैं कि बल का अनुभव हो रहा है, मतलब बल के प्रयोग से ही किसी पिंड में परिवर्तन होगा। गूथा हुआ आटा आप देख सकते हैं कि उसको हम चाहे जिस आकृति में बदलना बदल सकते हैं, बल लगाते हैं, बल लगाने से वो उसकी आकृति में हम परिवर्तन करते हैं। या मिट्टी सना हुआ है, मिट्टी को हम जिस आकृति में बदलना चाहे बदल सकते हैं, लेकिन उसको बदलने के लिए बल लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी तल पर विरामावस्था में स्थित पिंड को चलाने के लिए क्या चाहिए? विरामावस्था में कोई पिंड है, उसको चलाना है तो क्या चाहिए? संतुलित बल चाहिए, और संतुलित बल चाहिए मात्र एक आरोपित बल चाहिए कि गुरुत्व बल चाहिए? तो 11 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, असंतुलित बल चाहिए। विरामावस्था में है और उसको चलाना है तो इसके लिए हमें असंतुलित बल चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी सतह पर गतिमान हो चुके पिंड को चलाते रहने के लिए कैसा बल चाहिए? यहाँ पर पिंड गतिमान है और गतिमान पिंड को उसी अवस्था में चलाते रहना है, तो हमें समान मात्रा में बल की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है संतुलित बल, असंतुलित बल, कोई बल नहीं, गुरुत्व बल। तो इसके लिए हमें संतुलित बल चाहिए। तो 12 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, संतुलित बल। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी पिंड पर बल केवल संस्पर्श कॉन्टैक्ट से लग सकता है, यह कथन अर्थहीन है, असत्य है, सत्य है, अनावश्यक है? तो 13 का ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, असत्य। असत्य, क्योंकि किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उस वस्तु के संपर्क में हम हों। चुंबक के द्वारा जो बल लगता है, चुंबकीय बल, ठीक है, वो बिना स्पर्श का ही लगता है, इसलिए ये कथन हो सकता है। ऊंची कूद में दूसरी ओर गद्दा लगा देने से चोट कम लगती है। क्यों चोट कम लगती है? पैर पर बल नहीं लगता है, गद्दा मुलायम होता है, पैर के रुकने का समय बढ़ जाता है, यह स्वाभाविक है। 14 का राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन सी, पैर के रुकने का समय बढ़ जाता है। जब रुकने का समय बढ़ जाएगा, समय अंतराल बढ़ जाएगा, तो स्वाभाविक है कि चोट कम लगेगा। क्रिकेट का खिलाड़ी जो होता है वो गेंद को जब
कैच लेता है तो वो पीछे की ओर क्यों खींचता है? इसीलिए कि चोट का अनुभव कम हो। पीछे की ओर खींचने से समय अंतराल, बल का जो लगने का समय अंतराल है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण चोट का अनुभव कम होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुक्केबाजी में जब प्रतिद्वंदी प्रहार करे तो दूसरे खिलाड़ी को चोट को न्यूनतम बनाने के लिए अपने चेहरे को क्या करना चाहिए? पीछे खींचना चाहिए, दाईं ओर ले जाना चाहिए, बाईं ओर ले जाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पीछे की ओर खींचना चाहिए। पीछे की ओर खींचना चाहिए। यहाँ इसको सही कर लेंगे, खींचना होगा और यहाँ दाईं ओर ले जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, जड़त्व का गुण होता है प्रत्येक वस्तु में, किसी वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का जो गुण होता है वो प्रत्येक वस्तु में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन बल का मात्रक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बल का मात्रक न्यूटन है। क्योंकि कार्य का मात्रक तो जूल होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। एक बल ही है जिसका सही मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 3 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 kg, इस द्रव्यमान को m से स्विच करते हैं, ये 3 kg है, बल को F से स्विच करते हैं, ये 12 न्यूटन है। तो चूँकि F बराबर होता है ma, तो A निकाल लेंगे, A बराबर हो जाएगा F/m। F दिया हुआ है 12 न्यूटन और m है 3, 3 चौके 12, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाता है। संवेग को हम लोग p से सूचित करते हैं। संवेग के लिए फॉर्मूला होता है mv, मात्रा गुने वेग या फिर द्रव्यमान गुने वेग। यहाँ पे वेग आधा करने पर, तो वेग को हम आधा कर देंगे, v को आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा mv/2। तो mv/2, तो mv आधा हो गया, इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आधा। तो किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है। हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए, का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है, किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं। उनकी चाल में हमेशा वृद्धि होती है, उसके वेग में हमेशा वृद्धि होती है, वह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरता है, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्योंकि जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है, त्वरित तभी होगा जब उस पर कोई ना कोई बल कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे गति के नियम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में है कि किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाए, तो बल लगाया जाए इसका मतलब F मालूम है, उसके बाद द्रव्यमान ज्ञात हो, द्रव्यमान का मतलब m ज्ञात हो, तो रिलेशन होता है F बराबर ma। तो F ज्ञात है, m ज्ञात है, तो उसको दूसरे नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात कर लेंगे? a ज्ञात कर लेंगे, मतलब त्वरण ज्ञात कर लेंगे। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह है 1 मीटर प्रति
सेकंड की चाल से गति करेगी, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगी, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की चाल से गति करेगी, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की चाल से गति करेगी। इसको हम देख लेते हैं। 1 केजी ये m हो गया द्रव्यमान, और 1 न्यूटन ये हो गया F बराबर होता है ma। तो यहाँ m और F दिया हुआ है तो a निकाल लेंगे, a बराबर हो जाएगा F बटे m। तो F 1 न्यूटन है और m भी 1 केजी है, तो दोनों 1 से 1 में भाग लगाएंगे 1 होगा। और चूंकि ये त्वरण है, त्वरण का ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की चाल से गति करेगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो संवेग। संवेग के लिए फॉर्मूला होता है p के लिए मात्रा गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग, तो p बराबर हो जाएगा mv। तो mv ऑप्शन डी में है, इसलिए 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 25 है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, संवेग के संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो रॉकेट जो है संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी गतिशील संवेग का व्यक्त किया जाता है। संवेग को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? द्रव्यमान गुने त्वरण द्वारा, द्रव्यमान गुने समय द्वारा, द्रव्यमान गुने वेग द्वारा, द्रव्यमान गुने बल द्वारा। तो संवेग के लिए P बराबर फॉर्मूला होता है mv। m का मतलब हो गया द्रव्यमान इंटू, और v का मतलब हो गया वेग। तो द्रव्यमान गुने वेग ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, द्रव्यमान गुने वेग द्वारा। द्रव्यमान को ही मात्रा कहता है। एक अचर बल 0.6 केजी द्रव्यमान के पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का परिमाण, बल निकालना है। m दिया हुआ है 0.6 केजी और त्वरण a दिया हुआ है 0.08 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो f निकालना है। f के लिए फॉर्मूला होता है ma, m 0.6 इंटू a की जगह पर 0.08 गुना कर देंगे 48। यहाँ पे 2 के पहले पॉइंट है, यहाँ पे 1 के पहले, 3 के पहले पॉइंट, तो 0 डालना पड़ेगा, इतना न्यूटन हो जाएगा, 0.048 न्यूटन। ये ऑप्शन ए में है, इसलिए 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण है। बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, शून्य होता है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बल के अनुक्रमानुपाती होता है, त्वरण जो होता है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोई बल 10 ग्राम की वस्तु A में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यहाँ त्वरण तो वह संयुक्त होगा। और कोई दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में B में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो A की ऑप्शन A में है, A की अपेक्षा B पर बड़ा बल लगा है, B की अपेक्षा A पर बराबर लगा है। A और B दोनों पर समान बल लगा है, A और B दोनों पर लगा बल शून्य है। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। A के लिए देख लेते हैं, 10 ग्राम है, ये M हो गया 10 ग्राम, इसको केजी बना लेते हैं, 1000 से भाग लगाएंगे, केजी में बदल गया। और A है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। F निकाल लेते हैं, F बराबर ma, m के जगह पे 10 बट्टे 1000 गुना A के जगह पे 8, 8 दें 80 बट्टे 1000 न्यूटन हो गया। B के लिए निकाल लेते हैं, m है 20 ग्राम, इसको केजी बना लेंगे, 1000 से भाग लगा के 20 बट्टा 1000 केजी हो गया। और त्वरण यहाँ पे है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। F निकाल लेते हैं,
ma 20/1000 गुना A5 20 पंचे 100/1000 न्यूटन। हम यहाँ A में देख रहे हैं 80/1000 न्यूटन है और B में 100/1000 न्यूटन है, तो B में अधिक बल लगा है, B में अधिक बल लगा है, तो इसका राइट आंसर A की अपेक्षा B पर बड़ा बल लगा है, तो ऑप्शन A इसका राइट आंसर होगा। A की अपेक्षा B पर बड़ा बल लगा है। यहाँ हम देख रहे हैं A पर बल का परिमाण 80/1000 न्यूटन है, जबकि B पर 100/1000 न्यूटन है, तो यहाँ A से ज़्यादा B पर बल लगा है, तो राइट आंसर ऑप्शन A होगा। A की अपेक्षा B पर बड़ा बल लगा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसकी चाल में हमेशा वृद्धि होती है, उसके वेग में हमेशा वृद्धि होती है, वह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरता है, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1 kg का पिंड 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है तो बल होगा। यहाँ द्रव्यमान m 1 kg है और त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का ऐसा यूनिट होता है। F निकाल लेंगे, F बराबर ma होता है फॉर्मूला, 1 गुना 1 बराबर 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन ऑप्शन A में है, इसलिए 31 का राइट आंसर ऑप्शन A होगा, 1 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लग रहा है तो बल की दिशा में त्वरित हो जाती है, बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पे लगे बल के समानुपाती होता है, के वेग के समानुपाती होता है, के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, के जड़त्व के समानुपाती होता है। तो त्वरण जो है वो बल के समानुपाती होता है, त्वरण बल के समानुपाती होता है, तो इसका राइट आंसर जितना बल लगेगा वस्तु उतना ही अधिक त्वरित होगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन A होगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लग रहा है तो बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, बालकों के दो समूह एक रस्सी के विपरीत, यहाँ विपरीत होगा, विपरीत दिशाओं में खींचते हैं। प्रत्येक समूह रस्सी पर 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगाता है, तो रस्सी में तनाव बल होगा। ठीक है, 10 न्यूटन का खिंचाव बल लग रहा है, तो इसलिए रस्सी पर जो है 10 न्यूटन का ही तनाव बल लगेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन B हो जाएगा, 10 न्यूटन। तो जितना न्यूटन का खिंचाव बल लगेगा रस्सी में तनाव बल का मान भी उतना ही होगा। चूँकि यहाँ 10 न्यूटन है इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन B होगा, 10 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के धीमी होती है क्योंकि गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत, यहाँ विपरीत होगा, एक बल कार्य करता है। गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन C होगा। ठीक है, ऑप्शन C होगा। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, तो गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है। यदि पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम की मदद से पता लगाने में पिंड का क्या हम पता लगा सकते हैं। क्या क्या ज्ञात है? पिंड पर क्रियाशील
बल ज्ञात है और द्रव्यमान ज्ञात है, मतलब F ज्ञात है और M ज्ञात है, तो F बराबर होता है ma, तो हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है। अब द्रव्यमान किस संबंध से प्राप्त होता है 36 में देख लेते हैं। F का मतलब फोर्स बल होता है, M का मतलब मास द्रव्यमान होता है, और A का मतलब एक्सीलरेशन त्वरण होता है, और F इक्वल टू होता है ma, F बराबर ma। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो F बटा A बराबर हो जाएगा M। तो M के लिए क्या होगा, F बाय A होगा, मतलब बल बटा त्वरण होगा, और बल बटा त्वरण जो है ऑप्शन A में है, इसलिए 36 का राइट आंसर ऑप्शन A होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, रस्सी खींचने वाले खेल में दो विपरीत टीमें एक समान परंतु विपरीत दिशा में 200 केजी के भार के बल से खींच रहे हैं, तो रस्सी पर तनाव बल। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन और भी हम लोग देख चुके हैं। तो चूंकि 200 केजी के भार बल से खींच रहे हैं, इसलिए रस्सी पर तनाव कितना होगा, 200 केजी ही होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 है, 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड के तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण होगा। यहाँ पर ए निकालना है, तो देख लेते हैं। F 30 न्यूटन है, द्रव्यमान को M से सूचित करते हैं, ये 5 केजी है, और 2 सेकंड, ये टाइम है 2 सेकंड। तो हमें ज्ञात करना है A। F बराबर फार्मूला होता है ma, A ज्ञात करना है, तो F बाय M इक्वल टू हो जाएगा A। तो F है 30 बटा M है 5, A 5 6 के 30, A हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन किसके बराबर है? अब यहाँ पर देखना है, 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 केजी सीएम प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 केजी प्रति सेकंड। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होगा? इसका राइट आंसर 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। F बराबर होता है ma। यहाँ द्रव्यमान का SI यूनिट होता है kg, और त्वरण का SI यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और F का होता है न्यूटन। तो यहाँ पे अगर हम एकांक ले 1 न्यूटन, 1 केजी, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऑप्शन ए में है, इसलिए 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? 1 किलोग्राम भार जो होता है वो कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो इसे याद रखेंगे, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, गति करने के लिए स्वतंत्रतापूर्वक किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम से हम वस्तु का क्या ज्ञात कर सकते हैं? भार ज्ञात कर सकते हैं, चाल ज्ञात कर सकते हैं, त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बल का परिमाण मतलब F, द्रव्यमान M, तो न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से F बराबर ma होता है। यहाँ F दिया हुआ है, M दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है? A, तो हम A ज्ञात कर सकते हैं, मतलब वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, द्रव्यमान है जड़त्व की माप, संवेग की माप, बल की माप, त्वरण की माप। तो द्रव्यमान जड़त्व की माप होती है, तो इसका राइट आंसर 42 का ऑप्शन ए होगा, जड़त्व की माप। क्योंकि द्रव्यमान जितना अधिक रहेगा वस्तु की का जड़त्व भी उतना अधिक होगा, द्रव्यमान जितना कम रहेगा वस्तु का जड़त्व उतना कम होगा।
एक मोटरसाइकिल और एक साइकिल दोनों में किसका जड़त्व अधिक होगा, मोटरसाइकिल का कि साइकिल का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटरसाइकिल का जड़त्व, क्योंकि मोटरसाइकिल का द्रव्यमान जो है वो साइकिल के द्रव्यमान से कहीं अधिक होगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, गति का प्रथम नियम देता है। गति का प्रथम नियम क्या देता है? बल की माप, जड़त्व की अवधारणा, त्वरण, संवेग की अवधारणा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जड़त्व की अवधारणा। गति का प्रथम नियम क्या देता है? जड़त्व की अवधारणा देता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रत्येक वस्तु विराम की अवस्था में या किसी सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। यह क्या है? न्यूटन के प्रथम गति का नियम, न्यूटन के द्वितीय गति का नियम, न्यूटन के तृतीय गति का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन के प्रथम गति का नियम। न्यूटन का प्रथम गति का नियम कहता है कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, या सरल रेखा में गतिशील है तो गति की अवस्था को ही बनाए रखना चाहती है जब तक कि कोई उस पर असंतुलित बल कार्य। क्वेश्चन नंबर 45 है, वृत्तीय पथ पर अचल चाल में चल रहे पिंड का संवेग क्या होगा? तो 45 का जो ऑप्शन है, अचल रहता है, दिशा में बदलता है, परिमाण में नहीं, परिमाण में बदलता है, दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 45 का, दिशा में बदलता है, परिमाण में नहीं। दिशा बदलेगा लेकिन परिमाण नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की दिशा होती है वेग की दिशा में, त्वरण की दिशा में, संवेग की दिशा में, विस्थापन की दिशा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण की दिशा में। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाता है। किसी गतिशील पिंड का वेग, संवेग को p से सूचित करते हैं। p बराबर फार्मूला होता है mv। यहाँ पर वेग को आधा करने पर, अगर हम वेग को आधा कर देते हैं v/2 तो p हो जाएगा mv/2, मतलब पूरा संवेग आधा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आधा। क्वेश्चन नंबर 48 है, द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होगा? 80 ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो द्रव्यमान का एसआई यूनिट अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 49 है, रॉकेट का गति करना किस नियम पर आधारित है? न्यूटन का प्रथम गति का नियम, द्वितीय गति का नियम, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो रॉकेट का जो गति है वो न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर आधारित है। 50 है, वस्तु को विराम अवस्था से गति की अवस्था में लाने वाला कारक है। त्वरण, बल, संवेग, विस्थापन। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बल। वस्तु विराम अवस्था में है और उसको गति में लाना है तो इसके लिए बल की आवश्यकता होगी। बल लगाएंगे तभी कोई वस्तु विराम से गति की अवस्था में आ सकती है, या फिर गति की अवस्था में है उसको विराम में लाना है तो बल लगाकर ही किसी गतिमान वस्तु को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। न्यूटन, किलोग्राम प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 52 है, आदमी का जमीन पर टहलना किस नियम से संबंधित है? न्यूटन के प्रथम गति का नियम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूटन के तृतीय गति का नियम। क्वेश्चन नंबर 53 है, m द्रव्यमान की वस्तु का पृथ्वी की सतह पर भार होगा। इसका राइट आंसर होगा mg, क्योंकि w बराबर फार्मूला होता है mg। क्वेश्चन नंबर 54 है, आवेग का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, किलोग्राम प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन सेकेंड। आवेग के लिए फॉर्मूला होता है किसी वस्तु पर आरोपित बल और कार्य करने के समय के गुणनफल को कहा जाता है आवेग। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन और समय का एसआई मात्रक सेकेंड, इसीलिए आवेग का एसआई मात्रक होगा न्यूटन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं कार्य करने के, यहाँ पे समय कर लीजिएगा, कार्य करने के समय के गुणनफल को कहा जाता है संवेग, आवेग, दाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आवेग। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के
होती है, कम, अधिक, बराबर, इनमें से कोई नहीं। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, दो वस्तुओं के बीच परस्पर लगने वाले बल के साथ संबंध दर्शाता है। न्यूटन के प्रथम गति का नियम, द्वितीय गति का नियम, तृतीय गति का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन के द्वितीय गति का नियम। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच परस्पर लगने वाले बल के साथ संबंध होता है, F बराबर ma, ये न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से ही होगा। बल की परिभाषा देती है न्यूटन के प्रथम गति का नियम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन के प्रथम गति का नियम। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है, बल और जड़त्व की, जबकि दूसरे गति के नियम से बल की माप मिलती है। तो अगला क्वेश्चन है, बल की माप बताता है न्यूटन के प्रथम गति का नियम, द्वितीय गति का नियम, तृतीय गति का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन के द्वितीय गति का नियम। बल की परिभाषा प्रथम गति से मिलता है और माप द्वितीय गति से। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रत्येक क्रिया के बराबर में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन के प्रथम गति का नियम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन के तृतीय गति का नियम। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट का नोदन आधारित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, आइंस्टीन का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। फिसलन वाली जमीन पर चलना कठिन होता है, क्यों? घर्षण के कारण, घर्षण के अभाव के कारण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फिसलन वाली जमीन पर घर्षण का अभाव होता है, इसलिए चलना कठिन होता है। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसी असंतुलित बल द्वारा वस्तु में उत्पन्न किया गया त्वरण उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है व उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। ये कथन है न्यूटन के प्रथम गति का नियम, द्वितीय गति का नियम, तृतीय गति का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये न्यूटन के द्वितीय गति का नियम का कथन है। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? न्यूटन, गैलीलियो, आर्किमिडीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, गैलीलियो। और लास्ट क्वेश्चन है, नाव के किनारे पर कूदना इनमें से किस गति का उदाहरण है? न्यूटन के प्रथम गति का नियम, द्वितीय गति का नियम, न्यूटन के तृतीय गति का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो नाव के किनारे पर कूदना इनमें से किस गति के नियम का उदाहरण है, ये होना चाहिए। तो किस गति के नियम का उदाहरण है? तो ये होगा न्यूटन के तृतीय गति का नियम। क्योंकि जब हम नाव के किनारे से कूदते हैं तो नाव भी पीछे की ओर धकेला जाता है, मतलब नाव पीछे की ओर गति करने लगता है। क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूटन के तृतीय गति के नियमानुसार प्रत्येक वस्तु में क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होती है। जब हम बल लगाते हैं तो एक्शन और रिएक्शन दोनों समान होता है, इसलिए ये न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर आधारित हो। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।